नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। शहर की हलचल से दूर एक पुराना और वीरान इलाका था जिसे लोग बेलगांवपुरा कहते थे। वहां एक सुनसान सड़क के अंत में खड़ा था एक विशाल काला बंगला। चारों ओर ऊंची झाड़ियां और झुकी हुई दीवारें थीं, जिन पर समय और मौसम की मार ने अपने निशान छोड़ दिए थे। कोई उस बंगले के पास नहीं जाता था, और जो कभी पास गया भी वह या तो पागल हो गया या कभी लौट कर ही नहीं आया। लोगों का मानना था कि उस बंगले में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी दुनिया से परे है। सालों पहले वहां एक मशहूर रईस ठाकुर प्रताप सिंह रहा करते थे। उनके साथ उनकी पत्नी रेवती देवी और छोटी बेटी सौम्या रहती थी। कहते हैं ठाकुर साहब को तंत्र मंत्र का बेहद शौक था। रातों को अक्सर बंगले से अजीब मंत्रों की आवाजें आती थीं। गांव वाले डरते थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि ठाकुर प्रताप सिंह का रौब बहुत था। एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान पर घने बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और हवाओं में एक अजीब सिहरन थी। उसी रात ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। कहते हैं दोनों की लाशें बंगले के तहखाने से मिली थीं। चेहरों पर भय और आंखों में पथराई हुई नफरत। मौत का कारण आज तक कोई नहीं जान सका, और उसी रात के बाद ठाकुर प्रताप सिंह भी गायब हो गया। बंगला वीरान हो गया। धीरे धीरे लोगों ने उस जगह से दूरी बना ली और उसे काला बंगला कहा जाने लगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती। 20 साल बाद शहर से एक 4 सदस्यीय यूट्यूब टीम आई। रोहन, साक्षी, इमरान और निहारिका। ये लोग डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे। उनके चैनल का नाम था डार्क डायरी, और वे अपनी अगली कहानी के लिए काला बंगला की खोज में आए थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर शहरी सोच वाले युवाओं ने उनकी बातों को डरपोक लोगों की कल्पना मान लिया। शाम होते ही वे लोग बंगले में दाखिल हुए। विशाल लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था, मगर रोहन ने धक्का मारकर उसे खोल ही दिया। अंदर की हवा सड़ी हुई और बोझिल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं और कुछ पर सूखे खून जैसे निशान थे। बंगले का हर कोना रहस्यमय था, मानो खुद दीवारें भी कुछ कहना चाहती थीं। साक्षी कैमरा ऑन करके डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगी। इमरान लाइट्स सेट कर रहा था और निहारिका तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी, जहां कभी रेवती देवी और सौम्या की लाशें मिली थीं। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, मानो किसी ने फर्श पर कुछ भारी चीज फेंकी हो। सब चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद कोई चूहा होगा, इमरान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। धीरे धीरे वे तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हड्डियों जैसी चिटक रही थीं। नीचे उतरते ही एक गंध ने उन्हें घेर लिया, मानो किसी जानवर की सड़ी हुई लाश वहीं पड़ी हो। वहां एक पुराना पूजा स्थल था। चारों ओर तांत्रिक चिन्ह, राख और बीच में एक लोहे का त्रिशूल गड़ा हुआ था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर झिलमिलाहट शुरू हो गई। साक्षी ने उसे थपथपाया, मगर तभी कैमरे ने खुद ब खुद एक महिला की धुंधली परछाई रिकॉर्ड की। सफेद साड़ी में, लंबे बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। क्या तुम लोगों ने देखा? बार साक्षी चिल्लाई। मैंने कुछ नहीं देखा, पर कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। रोहन घबराया हुआ था। तभी निहारिका चीख पड़ी। सबने घूमकर देखा तो वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर गहरे लाल निशान थे, मानो किसी ने उसे घोंटने की कोशिश की हो। जल्दी जल्दी वे उसे उठाकर ऊपर लाए और पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलीं।
पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या हुआ निहारिका? साक्षी ने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर बंगले के अंदर गूंजती हुई आवाजों की ओर बढ़ गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। यहां कुछ ठीक नहीं है, इमरान ने कहा। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और उनकी लाइट्स भी बुझ गईं। चारों एक कमरे में एकत्र हुए और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा था, मगर जब रोहन ने झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। रात भर अजीब आवाजें आती रहीं, कभी किसी बच्ची के गाने की तो कभी किसी औरत के रोने की। निहारिका अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयावह। वह फुसफुसा रही थी, उसने मुझे चुना है, अब तुम सब मरोगे। सुबह होते ही वे दरवाजा तोड़कर बाहर भागे, लेकिन जैसे ही मुख्य फाटक तक पहुंचे, निहारिका रुक गई। मुझे यहीं रहना है, मेरी आत्मा अब इस बंगले से जुड़ गई है, उसने कहा। रोहन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसका शरीर धुआं बनकर गायब हो गया। बचे तीनों किसी तरह गांव लौटे और सब कुछ बताया। गांव वालों ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हर साल कोई ना कोई खोजी टीम आती थी और कुछ न कुछ खोकर ही लौटती थी। लेकिन रोहन, साक्षी और इमरान ने कभी फिर उस जगह का नाम नहीं लिया। कुछ साल बाद डार्क डायरी चैनल बंद हो गया। रोहन ने वीडियो बनाना छोड़ दिया और ध्यान में लग गया। साक्षी ने मानसिक अस्पताल में भर्ती होकर जिंदगी बिताई। इमरान अब मौन व्रत में जीवन जी रहा था। गांव लौटने के कुछ हफ्ते बाद ही इमरान की हालत बिगड़ने लगी। वह दिन ब दिन चुप रहने लगा, उसकी आंखें लाल रहने लगीं और रात को वह नींद में चिल्लाता, वो मुझे बुला रही है, वो तहखाने में है। उसने कहा था मैं बच नहीं सकता। एक रात अचानक वह गायब हो गया। उसके कमरे में बस खून के छींटे थे और एक पुरानी तस्वीर जिसमें वही पूजा स्थल था जो उन्होंने तहखाने में देखा था। पर इस बार तस्वीर में चारों टीम मेंबर भी थे और सबसे पीछे एक परछाई में खड़ी थी निहारिका। पर उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। इस घटना के बाद साक्षी पर भी असर होने लगा। वो हर जगह शीशों से डरने लगी। बार बार कहती, शीशे में कोई और दिखता है, वो मुझे घूरता है, वो कहता है मैं अगली हूं। एक रात जब रोहन उसके घर पहुंचा तो देखा साक्षी शीशे के सामने खड़ी अपने आप से बात कर रही थी। मैं आ रही हूं, मैं उसे छोड़ दूंगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर अचानक उसने शीशा तोड़कर अपनी कलाई काट ली। अस्पताल में उसे बचा तो लिया गया, लेकिन उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। आज भी वह एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रहती है, दीवारों पर काले रंग से कुछ आकृतियां बनाते हुए। अब बचा था सिर्फ रोहन। उसने फैसला किया कि वो सब कुछ खत्म करेगा। उसे लगा कि जब तक निहारिका की आत्मा उस बंगले से मुक्त नहीं होती, तब तक वह सब चैन से नहीं जी सकेंगे। उसने पुरानी किताबें पढ़ीं, गांव के एक तांत्रिक से मुलाकात की और अंत में एक विशेष अनुष्ठान सीखा जिससे आत्मा को मुक्ति दी जा सकती थी। एक पूर्णिमा की रात वह अकेले काले बंगले की ओर निकला। हाथ में यज्ञ सामग्री, रुद्राक्षमाला और उस पुरानी तस्वीर की एक कॉपी थी। रात के अंधेरे में जंगल की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज के बीच वह उस बंगले तक पहुंचा। फाटक अब खुद ही खुल गया, मानो वो उसका इंतजार कर रहा हो। वह सीधा तहखाने की ओर गया। वहां अब धूप की एक भी किरण नहीं आती थी, पर वहां मंद मंद लाल रोशनी फैल रही थी, जैसे जमीन के नीचे कोई अग्निकुंड जल रहा हो। वहां अब पूजा स्थल के पास निहारिका की परछाई स्पष्ट दिख रही थी। वह अब एक आत्मा नहीं, एक संक्रामित चेतना बन चुकी थी, जिसे अब मुक्ति नहीं, बस और शरीर चाहिए थे।
तुम वापस क्यों आए रोहन? वह बोली, मगर उसकी आवाज 3 अलग अलग सुरों में गूंज रही थी, जैसे उसमें रेवती, सौम्या और निहारिका तीनों बोल रही हों। मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं, रोहन ने कांपते हुए कहा और अनुष्ठान शुरू किया। पर जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू हुए, बंगले की दीवारें थरथराने लगीं, फर्श से खून रिसने लगा और छत से काले साए लटकने लगे। हवा में झर घुलता जा रहा था, लेकिन रोहन रुका नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने त्रिशूल उठाया और बीचों बीच जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल गड़ा, निहारिका चीख पड़ी। उसकी परछाई में आग लग गई और आसपास की हर वस्तु जलने लगी। अंत में एक काले धुएं की लपट फूटी और पूरे तहखाने को अपने भीतर समेट लिया। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब गांव के कुछ लोग बंगले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा बंगला जलकर राख हो गया था। वहां कोई शव नहीं मिला, न रोहन का, न किसी आत्मा का। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कहा उन्होंने राख में एक हाथ देखा था जिसमें रुद्राक्ष की माला थी। उसके बाद काला बंगला की जगह अब बस एक काली जमीन है जिस पर कुछ भी नहीं उगता। लोग अब भी उस जगह के पास से नहीं गुजरते, लेकिन जब हवा चलती है तो लगता है कोई फुसफुसा रहा है, मैं अभी भी यहीं हूं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।